हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से और वो है सुप्रीम कोर्ट। और अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में हम पहले ही देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि क्या, इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज जुडिशरी। इसके बाद फिर हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसी होती है। फिर हमने देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। और फिर हमने देखा था कि जज जब वो ओथ देते हैं तो कैसे देते हैं और इसका कंटेंट क्या है और इसकी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब आफ्टर दैट मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिलेटेड, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आई होप कि आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैंने स्पेशली डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर सके। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करूँगी सुप्रीम कोर्ट के टेन्योर से। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको थोड़ा सा आइडिया और हिंट दे दिया था, लेकिन अभी मैं फिर से आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक टॉपिक को सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इसके साथ साथ जितने भी टॉपिक्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि जो पेपर के ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो और जो आपको पहले ही पूछे जा चुके टॉपिक्स हो वो सारे ले लूँ। इसके रिलेटेड इसके साथ ही जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो भी मैं इस लेक्चर में कवर करती हूँ, आपको पता है, राइट। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेन्योर के बारे में। जब मैं जजेस के टेन्योर की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में, अब ये टॉपिक एक पॉइंट अच्छे से याद रखिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि फिक्स्ड टर्म क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम फिक्स टर्म देखें तो 5 ईयर्स की फिक्स टर्म होती है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया नहीं गया है। क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखेंगे, स्पेशली यूपीसी के, तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में हमेशा पूछते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पूछी गई है और कौन से ऐसे प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं। तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको एक 3 की रूल्स बताती हूँ। ये 3 जो की रूल्स है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबर 1 क्या है। जो भी जजेस होंगे वो अपने ऑफिस में कब तक रहेंगे, मतलब कौन सी एज तक रहेंगे, तो वो जब तक 65 ईयर्स के कंप्लीट नहीं हो जाते उनकी एज, तब तक ये ऑफिस में बने रहेंगे। समझ में आया। और अगर इनकी एज के रिलेटेड कहीं पे डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये सेटल किया जाएगा एज के रिलेटेड डिस्प्यूट बाय एन अथॉरिटी, ओके। और ये जो अथॉरिटी होती है इसे डिसाइड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो आगे आएगी, वो बोलेगी कि ये पर्टिकुलर अथॉरिटी है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर जज के एज के डिस्प्यूट में यहाँ पे सॉल्यूशन को देगी, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को देगी। समझ में आया। ये तो पहला की रूल हो गया। अब दूसरा की रूल समझो, वो क्या है कि अगर कोई यहाँ पे एक जज है और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब मैंने आपको कल बताया था कि अगर इन्हें रिज़ाइन करना है तो ये हमेशा राइटिंग में लिख के देंगे कि इन्हें किसे देते हैं, ये देते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख के, और बताते हैं कि सर आई वांट टू रिज़ाइन। ओके, ये हो गया सेकंड की रूल। थर्ड की रूल क्या है आपका, वो ये है कि जो अगर जज, कहीं कोई भी जज है यहाँ पे, he or she can be removed by the president of India, okay, but only after parliament recommends it। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पर्टिकुलर जज है, इनको रिमूव करना है। इन्हें रिमूव करने के लिए हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे जो रिमूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ओनली आफ्टर, ओनली आफ्टर पार्लियामेंट इसे रेकमेंड करे। तो अगर पार्लियामेंट ने रिकमेंड किया है तभी ये बात होगी। तो जो जजेस होते हैं इनके पास एक सिक्योर पोजीशन होती है और वो इजीली रिमूव नहीं हो सकती है। और हमने इसका रीज़न भी देखा था कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि हमारे जो जजेस हैं ये इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके, कोई प्रेजुडिस एटीट्यूड ना दिखाए, पॉलिटिकल प्रेशर में आके गलत
डिसीजन ना दे या फिर गवर्नमेंट के फेवर में ना रहे, जिससे और ये चीज़ हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसलिए हम ये एक सिक्योर सेफ गार्ड हमारी जजेस के लिए लाते हैं। अब रिमूवल प्रोसेस के बारे में समझते हैं, क्योंकि रिमूवल प्रोसेस से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, तो रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे देखो क्या होता है एग्जैक्टली। इम्पीचमेंट प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है किसी भी जज का, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज है, ठीक है। अब पहला रीज़न इम्पीचमेंट का ये हो सकता है या फिर रिमूव करने का ये हो सकता है। वैसे यहाँ पे दो होते हैं। पहला रीज़न ये है कि आपने मिसबिहेवियर को प्रूव किया है, सो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये यहाँ पे कीवर्ड हो गया आपका, ओके। और यही आप पेपर में भी लिखेंगे, क्या होता है, मिसबिहेवियर नहीं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा ग्राउंड क्या होता है, इनकैपेसिटी होती है। दूसरा ग्राउंड होता है इनकैपेसिटी का, यानी कि हो सकता है कि कोई एक जज है जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम आ गई है जिस वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं ये इशू करवाते हैं कि ये इशू क्या करवाएंगे, ये एक ऑर्डर को इशू करवाएंगे जिसे हम कहते हैं रिमूवल ऑर्डर। जब दोनों भी हाउसेस, राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा, दोनों भी यहाँ पे एक एड्रेस को एड्रेस देंगे, उसे पास करेंगे और ये सारी चीज़ें उस सेशन में हो जाएगी। जैसे ही ये एड्रेस सपोर्ट होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। मैंने पहले ही आपको बताया कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है। तो अगर डिफ़िकल्टी हमें बढ़ानी है तो एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्पेशल मेजॉरिटी लगाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी थोड़ी ना लगाएंगे। सिंपल मेजॉरिटी अगर है यहाँ पे तो ये तो सिंपल हो जाएगी पूरी प्रोसेस। तो इस तरह से लॉजिक लगा के याद कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे, जब मैं स्पेशल मेजॉरिटी की बात करती हूँ तो क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में वैसे समझा चुकी हूँ। यहाँ पे मेजॉरिटी होती है टोटल मेंबरशिप की, टोटल मेंबरशिप यहाँ पे देखी जाती है। इसके साथ साथ 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, राइट। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, ओके। एक मिनट दीजिए मुझे, ये देखिए मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज ले चुकी हूँ। अब देखो, एक एक्ट आया था, एक्ट का नाम बहुत सिंपल है, जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है। ये 1968 की बात है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डिटेल प्रोसेस दे दी कि हमें रिमूवल कैसे करना है। तो अगर एक्ट में चीज़ दी गई है इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे इसे मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर स्टेटमेंट 1 में ये दे दे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है और फिर स्टेटमेंट 2 में दे दे कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में भी ये बात बोली गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्टेटमेंट तो एक साथ करेक्ट नहीं हो गए ना, ओके। हो सकता है कि आपको ये एक्ट ना पता हो, लेकिन आप लॉजिक तो लगा सकते हो कि आपको एक रफ आइडिया होगा कि अच्छा एक कोई एक्ट तो था जहाँ पे बोला गया था कि प्रोसेस क्या होती है रिमूवल की, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इसे क्यों दिया गया होगा। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन करना होता है, समझ में आया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एक्ट में ये प्रोसेस दिया गया है, डिटेल में प्रोसेस दिया गया है कि हमें रिमूवल कैसे करना होता है, जिसे ही हम कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब पहली बात इसमें ये याद रखो कि पहले तो रिमूवल मोशन यहाँ पे लाया जाता है जो कि साइन किया जाता है। कितने लोगों के द्वारा साइन किया जाता है, 100 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के जो इसे साइन करते हैं, या फिर और में यहाँ पे एक कंडीशन है कि 50 राज्यसभा के मेंबर्स इसे साइन करेंगे। पहला आपको समझ में आया, मुझे किसी एक पर्टिकुलर जज को रिमूव करना है, उन्हें अगर मुझे रिमूव करना है तो सबसे पहले मैं लाऊंगी यहाँ पे रिमूवल मोशन। रिमूवल मोशन लाने की यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक तो मुझे लोकसभा से 100 मेंबर ऐसे हो जो इसे रिमूव करना चाहते हैं और इसे पेपर को साइन कर दे। दूसरा, अगर मेरे पास लोकसभा के 100 मेंबर्स नहीं हैं, इसके बावजूद यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है जहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स
अप्रॉक्सीमेटली नहीं लेकिन 50 एग्जैक्टली या फिर इससे ज़्यादा ऐसे मेंबर्स हो जो चाहते हैं और साइन कर रहे हैं रिमूवल मोशन पे। समझ में आया आपको? दूसरी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर रिमूवल मोशन सबमिट की जाती है। किसे सबमिट होता है ये होते हैं स्पीकर हमारे लोकसभा के। यहाँ पे इन्हें ये चीज़ सबमिट की जाती है या फिर इनके जगह के पे अगर लेट से कि स्पीकर हमारे लोकसभा के नहीं हैं तो जो चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन हमारे राज्यसभा के, वो भी यहाँ पे हो सकते हैं, इन्हें सबमिट किया जाएगा। दूसरी स्टेप आपको समझ में आ गई? इस स्टेप्स को अच्छे से समझिए, इससे ही क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। तीसरी बात यह है कि एक तो स्पीकर या फिर चेयरपर्सन जो राज्यसभा से है, ये यहाँ पे कीवर्ड है मे। क्या कीवर्ड है? मे कीवर्ड है, मस्ट कीवर्ड नहीं है। यानी कि ये चाहे तो इसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर चाहे तो मोशन को रिजेक्ट करेंगे। तो मोशन को एक्सेप्ट करना कंपलसरी नहीं होता है, ये इनकी मर्जी है ये एक्सेप्ट करना चाहे या नहीं करना चाहे। फिर यहाँ पे आती है फोर्थ कंडीशन। अगर 3 मेंबर की कमेटी, यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी होगी, ये एक इन्वेस्टिगेशन, अब देखो इस जजेस पे चार्जेस लगे हैं तो इसे इन्वेस्टिगेट भी करना होगा। आप ऐसे ही थोड़ी ना मोशन के बेसिस पे चीज़ें कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट? तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी ली जाती है और फिर इस इन्वेस्टिगेशन को देखा जाता है, चार्जेस को देखा जाता है। सबसे पहले ये कमेटी क्या करती है? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कमेटी में मेंबरशिप या फिर इसका कमेटी का फॉर्मेशन कैसा है, कौन कौन आता है इसमें। तो कमेटी में 3 मेंबर होंगे। पहला जो मेंबर होगा वो होंगे हमारे चीफ जस्टिस या फिर कोई भी एक जज सुप्रीम कोर्ट से। तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट के। दूसरे मेंबर जो होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ पे होंगे और एक कोई भी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। इन तीनों का यहाँ पे कमेटी बनेगा और यही होंगे रिस्पॉन्सिबल इंक्वायरी करने के लिए कि इन पर्टिकुलर जज जिनकी इम्पीचमेंट हो रही है, इनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं ये सही है, गलत है और इसका प्रूफ क्या है। समझ में आया आपको? इसलिए हम कहते हैं कि अपॉइंटमेंट इतना डिफ़िकल्ट, रिमूवल इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। इसके बाद फिर 5th स्टेज आती है जहाँ पे क्या होता है, देखिए इसे आप लॉजिकली समझिए, यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है आपको, सिंपल है चीज़ें समझना। अगर कमेटी को ये लगता है कि ये पर्टिकुलर जज गिल्टी है, चार्जेस मीन्स बिहेवियर के बेसिस पे, इनकैपेसिटी के बेसिस पे, और पार्लियामेंट भी यहाँ पे कंसीडर कर रहा है और वोट भी कर रहा है मोशन के ऊपर, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। इसके साथ 6 नंबर की चीज़ आपको ये याद रखनी है कि दोनों भी हाउसेस हमारे राज्यसभा और लोकसभा यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इसे मोशन को पास करेंगे और एड्रेस को भेजा जाएगा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास, जो कि है रिमूवल के रिलेटेड। फिर फाइनली हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये इस ऑर्डर को इशू करेंगे और फिर फाइनली हमारे जो जज है ये रिमूव हो जाएंगे। और ये पर्टिकुलर ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको सिंपल टर्म्स में समझाई, इसे ही हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल की इम्पीचमेंट प्रोसेस। समझ में आया आपको? बहुत इजी था और यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस लॉजिकली समझिए, 2-3 बार पढ़िए और बस आपका काम हो गया। अब एक हिस्टोरिकल आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। पहला जो इम्पीचमेंट प्रोसेस या फिर अटेम्प्ट हुआ था ना, वो हुआ था जस्टिस रामास्वामी के अगेंस्ट। तो नाम याद रखिए, जस्टिस वी रामास्वामी, ठीक है। पर अच्छा, ये कब का बात है? ये 1991 से लेके 1993 की बात है। और जो कमेटी है, हमने 3 मेंबर्स की कमेटी देखी थी, इन्होंने इन्हें गिल्टी पाया था, पर लोकसभा में मोशन फेल हो गई थी। समझ में आया?
तो फिर क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने एब्सटेन कर दिया था वोटिंग से, तो फिर इन्हें रिमूव नहीं कर सके। तो समझ में आया, दोनों भी चीज़ें ज़रूरी है, कमेटी का गिल्टी पाना उस पर्टिकुलर जज को, और फिर हमारे लोकसभा या फिर राज्यसभा की जो हमने कंडीशन देखी थी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उसे पास करना, वो भी ज़रूरी होता है। उसके अलावा फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं हो पाती। तो आपको समझ में आ रहा है क्या पर्टिकुलर रीज़न है क्यों हम कहते हैं हमेशा कि इम्पीचमेंट प्रोसेस डिफ़िकल्ट है? क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व है। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब हम समझते हैं कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। देखो, ये जो अब देखो, कोई एक चीफ जस्टिस है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए हमारे जजेस की ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर ये पर्टिकुलर जज है, इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, तो फिर ये क्या कैसे एक्ट करेंगे? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अब इसके लिए कुछ फॉलोइंग कंडीशन है जो आपको समझनी ज़रूरी है। अब ये कंडीशंस कैसी कैसी है ये समझिए। सबसे पहली बात, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये इसे अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें करते टाइम पे ये कुछ सिचुएशन देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो ऑफिस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ये वैकेट है कि नहीं। तो पहले तो जो ऑफिस है ये वैकेट होना चाहिए। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्पररीली अगर एब्सेंट हो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो उनकी ड्यूटीज़ को, फॉर एग्जाम्पल वो बीमार पड़ गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? टेम्पररी अरेंजमेंट करते हैं, जब तक कि हमारे रेगुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक नहीं हो जाते और अपने काम पे वापस नहीं आ जाते। और जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है, तब तक उनकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई चाहिए। इसलिए हम इसे कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस। तो समझ में आया मतलब क्या है? नाम में ही दिया गया है, एक्टिंग चीफ जस्टिस है, मतलब ओरिजिनल चीफ जस्टिस नहीं है। हमारे जो पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको कुछ हो गया, वैकेट हो गई है सीट, टेम्परेरीली एब्सेंट है, तबीयत खराब हो गई है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाते कोई और आएगा जो प्रेसिडेंट यहाँ पे डिसाइड करेंगे, और इसीलिए हम उसे कह रहे हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी अभी, ठीक है। अब समझो यहाँ पे कि एक एडहॉक जजेस होते हैं, एडहॉक जजेस। इसका मतलब क्या होता है एडहॉक का? हमने एडहॉक कमेटी देखी थी अगर आपको याद हो। कभी कभी पता है क्या होता है, जो जजेस होते हैं जिसे हम कोरम कहेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, ये कभी कभी इनफ नहीं होते, इनका नंबर इनफ नहीं होता। ऐसे केसेस में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ये अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को, जो कि एक्ट करते हैं एक एडहॉक जज, एज अ एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इनका जो काम होता है ये टेम्पररी बेसिस पे होता है। और ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे कोरम में जजेस की संख्या इनफ नहीं है, ठीक है, जितनी चाहिए उतनी है नहीं। इसलिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन ये कब होता है ये समझना ज़रूरी है। ये तभी होगा जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं इनकी कंसेंट की भी ज़रूरत होती है। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। पहला स्टेटमेंट ऐसा कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज़रूरी होता है कि वो हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन ले अगर उन्हें एडहॉक जज को अपॉइंट करना है तो। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इन्हें प्रेसिडेंट की कंसेंट की भी ज़रूरत होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो एडहॉक जज होंगे ये क्वालिफाई होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो यानी कि अगर आप किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हो तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट का ये एडहॉक जज बनाने के लिए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उनके पास जैसे ही ये अपॉइंट हो जाएंगे तो उनके पास सारी पावर, जूरिसडिक्शन, प्रिविलेजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है बस वैसी ही होगी। और इन्हें प्रायोरिटी देनी है सुप्रीम कोर्ट के काम को और उनके हाई कोर्ट के काम के। अब देखो,
आपने हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है तो इनके पास हाई कोर्ट के भी काम होंगे ना। इन्होंने ऐसा तो नहीं है कि ये काम छोड़ दिया है, पर जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं एडहॉक जज टेम्पररी बेसिस पे, तो इनकी पूरी प्रायोरिटी होगी सुप्रीम कोर्ट के काम देखना, ना कि उनके हाई कोर्ट के काम देखना। इसके रिलेटेड और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि रिलेटेड है जजेस के रिटायरमेंट के। अब देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मतलब रिटायर्ड जज के लिए। देखो, ये जो रिक्वेस्ट होती है ये तो एक तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से मांगेंगे और ये टेम्पररी बेसिस पे होगा। तो टू एक्ट टेम्पररी एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के कंसेंट की ज़रूरत होगी और जो रिटायर्ड जज होते हैं उनकी कंसेंट की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको स्टेटमेंट में कहीं भी पूछे कि लेट्स से कि ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म कर दिया यूपीएससी ने कि एट एनी टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से टू एक्ट टेम्पररी एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो क्या यह सही बात है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हम रिटायर्ड जज को बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिटायर्ड जज है, इन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं जो कि टेम्पररी बेसिस पे काम करेंगे। तो ये बिल्कुल होगा। और क्या क्या है यहाँ पे रिक्वेस्टेड कि प्रेसिडेंट की कंसेंट की ज़रूरत होगी और जो रिटायर्ड जज है जिनको यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है उनके भी कंसेंट की ज़रूरत होगी। ऐसे जो जज होते हैं इनको अलाउंसेस मिलेंगे ना इनको, तो ये हमारी पार्लियामेंट हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे और इनके पास सारी पावर जूरिसडिक्शन या फिर प्रिविलेजेस होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास होती है। बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ परमानेंट जज, ये बात आपको याद रखनी है। ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, परमानेंट जज इन्हें नहीं बनाया जा रहा है। इससे क्या होता है, ये प्रोविज़न हमने क्यों लाया? क्योंकि ये हेल्प करता है कोर्ट को मैनेज करने के लिए कोई एक एक्स्ट्रा वर्कलोड हो तो, विदाउट फॉर्मली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तीर से दो निशान मार रहे हैं। पहले तो हम ये कर रहे हैं कि टेम्पररी अरेंजमेंट कर रहे हैं और हम वर्कलोड भी नहीं, मतलब वर्कलोड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं बिना किसी फॉर्मली नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए। समझ में आया आपको? ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो, अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सीट्स के बारे में क्या है। अब देखो, हमने एडहॉक जज के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, ड्यूटीज़ देख ली और हमने एडहॉक जज की पावर भी देख ली। फिर हमने रिटायर्ड जज की अपॉइंटमेंट भी देख ली है यहाँ पे कि कैसे होता है, रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, रिक्वायरमेंट क्या है, अलाउंसेस क्या है, पावर क्या है और परमानेंस मतलब नेचर कैसा है, टेम्पररी नेचर है या फिर परमानेंट नेचर है। समझ में आया है आपको? ठीक है। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट आपको मुझे बताना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये फिक्स करता है दिल्ली, हमारी जो दिल्ली है उसे एज अ सीट, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक लोकेशन है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पे बट एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये किसी और प्लेस पे भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो मतलब कि ये दिल्ली में तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ वन मोर प्लेस, यानी कि एक जगह पे ही नहीं तो दो जगह पे भी हो सकते हैं। तो एज एन एडिशनल सीट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन्हें दी जा सकती है। हाउएवर, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही और शी कैन नॉट डू दिस ओनली विद अ प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, कैन डू दिस ओनली विद द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को आपको फॉलो नहीं करना है। बस यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, इनको मल्टीपल सीट्स पे काम करना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है इनकी अप्रूवल की ज़रूरत होगी और फिर ये काम कर पाएंगे। अब ये जो अरेंजमेंट मैंने आपको बताई है ये ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती है। तो अगर स्टेटमेंट में कहीं पे लिखा हो कि ये अरेंजमेंट कंपलसरी है तो ये गलत होगा। मतलब इसका ये हुआ कि नीदर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाउंड टू सेट दिस अनदर सीट। ओके, और कोई भी कोर्ट, नो कोर्ट इन इंडिया कैन ऑर्डर देम टू डू सो। यहाँ पे करंटली दिल्ली ही ऐसी एक सीट है, ओनली सीट है जहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है। समझ में आया आपको?
ठीक है, अब हम समझते हैं कि कोर्ट की प्रोसीजर कैसी है। अब मुझे ये आपको क्यों अच्छे से बताना है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा और इसे ऐसे ही हम जाएंगे जैसे डायग्राम में दिया गया है। सबसे पहले जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ये फ्रेम, इनके पास पावर है कि ये फ्रेम कर सकते हैं अपने खुद के रूल्स को। तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स किसके बारे में, अबाउट हाउ इट विल फंक्शन, सीधी सी बात है, हम कैसे फंक्शन करेंगे इसके रिलेटेड मैं रूल्स बना सकता हूँ एज अ सुप्रीम कोर्ट। और ये लिस्टिंग कर सकते हैं कि केसेस अगर है उनकी लिस्टिंग, हियरिंग प्रोसीजर वगैरह कैसी होगी। पर यहाँ पे ये जो रूल्स है इसे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का अप्रूवल ज़रूरी होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। समझ में आया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अप्रूव दीज रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, या फिर जो, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये समझना आपको ज़रूरी है। देखो यहाँ पे लिखती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस लिस्ट से यहाँ पे लाया गया है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का मतलब ऐसा होता है, ऐसा केस या फिर ऐसे केसेस होते हैं जो कि रेफर्ड किए जाते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल नंबर 143। अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था और मैंने आपको इसका हिंट भी दिया था, आई लव यू, ऐसे 1, 4 और 3 ऐसे याद करना है कि मतलब प्रेसिडेंट को यहाँ पे मैंने ये वाला हिंट दिया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस रेफर करने हैं तो वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें इतना सुप्रीम कोर्ट से प्यार हो गया है कि उनको पता है कि अगर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देंगे सुप्रीम कोर्ट को तो ये ज़रूर इसे अप्रूव करेंगे। देखो ऐसा होता नहीं है, बस एक हिंट के लिए याद रखना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे केसेस जो कि रेफर किए जाते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल नंबर 143, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं ना, ये इट इज़ मस्ट है, ये मस्ट है कि ये हर्ड हो बेंच, जो हमारी जजेस की बेंच होती है उसके द्वारा। यहाँ पे एटलीस्ट 5 जजेस तो होनी ही चाहिए इस बेंच में, तभी ये काम होता है। समझ में आया? जो बाकी के केसेस होते हैं वो डिसाइड तो सिंगल जज के द्वारा भी हो सकता है, या फिर जो डिविजनल बेसिस होते हैं, सॉरी डिविजनल बेंच होती है। डिविजनल बेंच का मतलब क्या होता है, आपको अगर याद हो, डिविजनल बेंच मतलब 2, डिवीजन 2 है ना, तो 2 या फिर उससे ज़्यादा, तो उस नाम पे ही दिया गया है, ब्रेक डाउन करो वर्ड का, डिविजनल, तो हम डिवीजन कर रहे हैं 2 या फिर उससे ज़्यादा ऐसे। अब देखो, जो जजमेंट होता है दे आर ऑलवेज डिलीवर्ड इन द ओपन कोर्ट। आप जो जजमेंट है उसे हमेशा पब्लिकली ओपन करते हो, जिसे हम कहते हैं ओपन कोर्ट। और जो डिसीजंस होते हैं ये मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं। हाउएवर, अगर कोई जजेस हो जो कि डिसएग्री कर रहे हो, देन जजेस हु डिसएग्री कैन राइट इट्स डिसेंटिंग जजमेंट, यानी कि मैं ये राइटिंग में दे सकते हैं कि मैं इसे मंजूर करता नहीं हूँ या फिर करती नहीं हूँ। उनका जो खुद का ओपिनियन है वो डिफरेंट है, मेजॉरिटी के अलग है, तो ये ऐसे दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ मैं आपको, जैसे कि एक जस्टिस HR खन्ना, इनका फेमस डिसेंट था एक ADM जबलपुर केस है उसमें। तो आप इसको लिख सकते हो कि अगर आपको डिसअप्रूवल कहीं पे लिखना है तो वहाँ पे आप इसे लिख सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो ये आप केस एक याद रखना, क्योंकि ये कहीं पे भी आपको हेल्प हो सकता है लिखने में वगैरह, अगर पेपर में भी पूछ ले तो आपको गलत नहीं करना है। अब हम समझते हैं कि पिलर्स क्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस के, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा ये जो इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट का, ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहले ये समझो कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक फेडरल कोर्ट है। कैसा कोर्ट है ये? फेडरल कोर्ट है, जो कि सेटल करता है सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स को। दूसरा, ये हाईएस्ट कोर्ट होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है अपील का। अगर कहीं पे भी हमें इंसाफ ना मिले तो हमारे अंदर एक उम्मीद होती है कि कहीं पे भी अगर इंसाफ नहीं मिले तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और वहाँ पे मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो हाईएस्ट अपील है, हमारी उम्मीदें हैं ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। कोई भी जो रूलिंग पार्टी है ये, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है
पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को हटाए। हमारा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करेगा हमेशा। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के उसे भी प्रोटेक्ट करता है। तो इन सारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो इनका इंडिपेंडेंस कितना इम्पॉर्टेंट है वो हम वर्ड्स में भी नहीं बता सकते। ये जो 4 चीज़ें हैं ये तो आपकी हमेशा आंसर में आनी चाहिए। ये इतनी इम्पॉर्टेंट और कोर बातें हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। क्या क्या है? फेडरल कोर्ट्स, ये सेटल करते हैं सेंट्रल स्टेट की डिस्प्यूट। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है। ये गार्डियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये प्रोटेक्टर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऐसे कौन से हैं, यानी कि हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, इसने किस तरह से यहाँ पे लिखे गए हैं इंडिपेंडेंस सेफगार्ड्स जो इंश्योर करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के द्वारा बारे में। ठीक है, तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।